हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक के अंतर्गत हम हिंदी निबंध साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं और आज निबंध विधा के अंतर्गत आखिरी लेक्चर होगा, जिसका टॉपिक है नई प्रतिभाएं नया विश्वास। तो अब तक हमने निबंध पर जब अध्ययन किया तो भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा, द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा, छायावाद के बारे में पढ़ा, छायावाद उत्तर निबंध के बारे में पढ़ा। लेकिन रामचंद्र तिवारी ने छायावाद युद्धोत्तर युग के बाद की जो निबंध लेखन रहा है, उस पे उन्होंने एक नया टॉपिक दिया कि नई प्रतिभाएं और नया विश्वास। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जब आप हिंदी का गद्य साहित्य पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें रामचंद्र तिवारी के समय की हैं, बाद में उनके बेटे ने इस बुक को और अपडेट किया है, संशोधित किया है और नई जो रचनाएं हैं आई हैं उनको जोड़ा है। इसीलिए ये किताब थोड़ी सी भारी भरकम हो गई है और यूजीसी एनटीए नेट के अनुसार आपको सन 2000 ईस्वी तक की ही रचनाओं को ध्यान में रखना है। बाकी इस बुक में लेटेस्ट जो है 2019 तक की रचनाएं शामिल की गई हैं, तो इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान में रखें। और बाकी जहाँ भी नई चीज़ें रहेंगी मैं उस पर हाईलाइट करूँगा और जो भी लैंग्वेज है अभी जो मैं पढ़ूँगा वो सब रामचंद्र तिवारी अपने समय में जब वो लिख रहे थे तब का डेटा उन्होंने दिया हुआ है। तो वो लिखते हैं कि आज से 20-22 वर्ष पहले जिन निबंधकारों का परिचय नई प्रतिभाओं के रूप में दिया गया था, आज वे पुराने पड़ गए हैं। साथ ही कुछ नई प्रतिभाओं ने इस क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया है। हम यहाँ दोनों का उल्लेख साथ ही करना चाहेंगे, क्योंकि द्वय की दृष्टि से पुराने पड़ जाने पर भी बोध और चेतना के धरातल पर दोनों में कोई खास अंतर नहीं है और रचना कर्म में दोनों ही पूरे विश्वास के साथ सक्रिय हैं। तो यहाँ पर भी दो पीढ़ियों की चर्चा की जा रही है। अगर पहले पीढ़ी के बारे में बात करें तो कौन कौन से निबंधकार हैं? ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, हरिशंकर परसाई। निबंध के मामले में हरिशंकर परसाई के व्यंग्यपरक निबंधों से आप परिचित होंगे। श्रीलाल शुक्ल, नामवर सिंह एक प्रमुख निबंधकार। विद्यानिवास मिश्र काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंधकार जो कि हर परीक्षा में आते हैं, इनसे कोई न कोई सवाल रहता ही है। धर्मवीर भारती, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, केशव चंद्र वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, निर्मल वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई की ही परंपरा में आने वाले, रविंद्रनाथ त्यागी, सुदर्शन मजीठिया, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। ये दोनों काफ़ी कंफ्यूज करते हैं परीक्षाओं में, तो उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम उस समय ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब हम मिश्र बंधु विनोद के बारे में पढ़ते हैं कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन से मिश्र बंधु शामिल हैं, तो भरमाने के लिए कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम उसमें लिख दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखिए, यहाँ पर एक निबंधकार के रूप में इनको देखना है। रमेश चंद्र शाह में एक इम्पॉर्टेंट निबंधकार। इसके अलावा नरेंद्र कोहली, डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी, गोपाल चतुर्वेदी, हरीश नवल, प्रेम जन्मेजय, ज्ञान चतुर्वेदी और सुशील सिद्धार्थ आदि का नाम उल्लेखनीय है। अब क्रमशः इन सारे निबंधकारों पर हम बात करेंगे और उनके जो प्रमुख निबंध हैं उनके विषय वस्तु को भी ध्यान में रखेंगे और जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे उन पर भी हम हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ठाकुर प्रसाद सिंह। इनके बारे में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी लिखते हैं कि ठाकुर प्रसाद सिंह जन्मजात ललित निबंधकार थे। जब भी ललित निबंधकारों की बात की जाती है तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ठाकुर प्रसाद सिंह को रामचंद्र तिवारी ने जन्मजात ललित निबंधकार माना है। आगे लिखते हैं कि उनका निबंध संग्रह पुराना घर नए लोग 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके अनेक संस्मरणात्मक निबंध प्रकाशित हुए हैं। अब उनके सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह मोरपंख नाम से प्रकाशित हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट, मोरपंख में जिनके निबंध और कहानियाँ संकलित हैं ठाकुर प्रसाद सिंह के, जिसका प्रकाशन सन 2001 ईस्वी में हुआ था। आगे लिखते हैं रामचंद्र तिवारी जी कि ठाकुर भाई की सबसे बड़ी विशेषता है व्यक्ति मन के भीतर प्रवेश करके उसके सभी बिंदु से अपने को एकाकार कर लेना। इस प्रक्रिया में वे अपनी हर रचना के साथ अपने को एक बार फिर जी लेते हैं। इसलिए उनका पूरा गद्य लेखन आत्मकथ्य परक एवं संस्मरणात्मक हो गया है। उनके भीतर पीढ़ियों का दर्द पूंजीभूत था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के नैतिक सांस्कृतिक ह्रास ने
उनके इस दर्द को और भी विस्तार दे दिया था। इसीलिए उनका पूरा गद्य साहित्य इस दर्द से भीगा हुआ है। वह मन को बांध लेता है, उसे विधाओं में बांटकर नहीं देखा जा सकता। वह जो कुछ कहते हैं लगता है आप बीती कह रहे हो। वस्तुतः वे तो आजीवन हारी हुई लड़ाई ही लड़ रहे थे। इस लड़ाई की अनगूंज उनके पूरे साहित्य में व्याप्त है। आपके निबंधों में युग के सांस्कृतिक अंतर्विरोध की गहन अनुभूति लक्षित की जा सकती है। तो ये सारी बातें जितनी कही उन्होंने ठाकुर प्रसाद सिंह के बारे में। अगले जो निबंधकार हैं काफ़ी फेमस परीक्षा के दृष्टिकोण से, रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र कवि, कथाकार, समीक्षक कई रूपों में विख्यात हैं। निबंध लेखन उनकी मुख्य रचना विधा नहीं है, किंतु समय समय पर वे ललित निबंध भी लिखते रहे हैं। उनके ललित निबंधों के अब तक 4 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार कठिन प्रतियोगिता के दौर में इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि फला निबंधकार के कितने संग्रह हैं, 2, 3, 4, 5। तो इन तथ्यों को भी ध्यान में रखना है। रामदरस मिश्र के कुल 4 निबंध संग्रह हैं। कितने बजे हैं पहला, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान में रखिए कि सन 2000 तक के कौन कौन से निबंध हैं इसमें, और बाकी जो हैं उनको केवल एक जानकारी के रूप में ही ध्यान में रखिए। रामचंद्र तिवारी आगे लिखते हैं, श्री मिश्र के संस्कार ठेठ गांव के हैं। गांव जहां जीवन का अक्षय राग स्रोत निरंतर प्रवाहित होता रहता था, अब तो गांव भी बदल गए हैं। गांव का जीवन भी व्यावसायिकता और राजनीति से विरूप हो गया है। अपनी ठेठ ग्रामीण संवेदना और जीवन मूल्यों से जुड़े रहकर मिश्र जी ने आज के मनुष्य को प्रभावित करने वाले बुनियादी प्रश्नों पर विचार किया है। सांस्कृतिक मूल्यों की विद्रूपता पर क्षोभ व्यक्त किया है और सब मिलाकर मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने वाली सहज राग चेतना के निरंतर छीजने पर चिंता व्यक्त की है। उनके दूसरे निबंध संग्रह बबूल ठेठ ग्रामीण चेतना का प्रतीक है और कैक्टस आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का प्रतीक है। बबूल आज भी अपनी ठेठ ग्रामीण संवेदना को संजोए श्री मिश्र को आकर्षित करता है। तो एक चीज़ में ध्यान में रखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बबूल का जो बबूल किस प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर है ग्रामीण चेतना के अर्थ में, और जो कैक्टस है ये आधुनिक यांत्रिक सभ्यता के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से 1-2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे लिखते हैं कि उन्हें दुख इस बात का है कि अब किसान भी अपने इस चीर सखा की उपेक्षा करने लगे हैं। घर परिवेश में कुल 20 निबंध संग्रहित हैं। इनका जो अगला इम्पोर्टेंट निबंध संग्रह है घर परिवेश, इसमें कुल 20 निबंध संग्रहित हैं। निबंधों में वैविध्य है, कुछ संस्मरणात्मक हैं, कुछ यात्रावृत्त हैं और कुछ विचार प्रधान भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि निबंध में भी अन्य जो गद्य विधाएँ हैं, जैसे संस्मरण हो गया या फिर यात्रावृत्त हो गया, उनका भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। इनमें एक तत्व सर्वव्यापी है, वह है लालित्य। इन्होंने तमाम निबंध लिखे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लालित्य। छोटे छोटे सुख में कुल 15 निबंध संग्रहित हैं। अगला इनका जो निबंध संग्रह है छोटे छोटे सुख, इसमें कुल 15 निबंध संकलित हैं। प्रायः सभी आत्मव्यंजक हैं, शैली में वैविध्य हैं। इन निबंधों में मिश्र जी अपनी ग्रामीण चेतना के साथ सर्वत्र विद्यमान है। तो एक तरीके से जब भी रामदरस मिश्र का जिक्र किया जाए तो ललित निबंधकार के रूप में, और जो निबंधों की विषय वस्तु है वो ग्रामीण चेतना पर आधारित है। इसी क्रम में हम आगे के निबंधकार पर बात करें तो उनका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का नाम लेते ही तमाम इनके कोटेशंस आपको सोशल मीडिया इत्यादि पर मिल जाते होंगे। और व्यंग के मामले में भला इनसे कौन आगे हो सकता है। खैर देखते हैं, हरिशंकर परसाई ने कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, साक्षात्कार एवं निबंधों में इन्होंने ललित एवं विचारात्मक दोनों तरीके के निबंध गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। किसी विधा की शास्त्रीय मर्यादा में बंधना उनका स्वभाव नहीं है, इसीलिए उनके निबंधों में कहानी और कहानियों में ललित निबंध का स्वाद मिलता है। उनके रेखाचित्रों में निबंध और निबंधों में रेखाचित्र की भंगिमा देखी जा सकती है। अब तक उनके जो भी निबंध हैं उसमें जो पहला निबंध है उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णवन की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर,
हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, ऐसा सोचा भी सोचा जाता है ऐसा भी सोचा जाता है। पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे आदि लगभग 1.5 दर्जन निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। और हरिशंकर परसाई के जो निबंध हैं, इनका क्रम कई बार परीक्षा में पूछ पूछ लिया जाता है। और क्रम के अलावा इनके जो भी निबंध के शीर्षक हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो इनको एकदम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हरिशंकर परसाई से एक सवाल आना तय है परीक्षा में। अगला जो आगे रामचंद्र तिवारी लिखते हैं कि उनकी समस्त रचनाएं, इन्होंने लगभग 1.5 दर्जन निबंध संग्रह लिखे हैं। उनकी जितनी भी रचनाएं जो खोजी और संकलित की जा सकी हैं, 6 खंडों में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 6 खंडों में परसाई रचनावली शीर्षक से प्रकाशित हैं। खंड 3 और खंड 4 में उनके निबंध संग्रहित हैं। अपने निबंधों में उन्होंने वर्तमान राजनीति और विविध सामाजिक संस्थाओं के अंतर्विरोध को उजागर किया है। देश, जाति, धर्म, स्वतंत्रता के प्रति जनता की सहज भावुकता जगाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले नेताओं का पर्दाफाश किया है। सेवा, त्याग और आध्यात्म का मुखौटा लगाकर अपना व्यवसाय बढ़ाने वाले पूंजीपतियों की पोल खोली है। पश्चिम के अलगाववादियों की नकल करने वाले मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को आगाह किया है। और जीवन में जहाँ कहीं विसंगति, अन्याय, मिथ्याचार, शोषण, पाखंड एवं दोमुंहापन है, वहाँ तीखा प्रहार किया है। अपने लंबे लेखकीय जीवन में परसाई ने न तो कभी अपने सिद्धांतों से समझौता किया, न एक पल के लिए विराम लिया। जीवन की विसंगतियों की वे मात्र व्याख्या नहीं करते, बल्कि तह में जाकर उन कारणों की पड़ताल भी करते हैं जो इन्हें जन्म देते हैं। तो एक तरीके से अपने हरिशंकर परसाई के बारे में और उनके निबंधों के विषय वस्तुओं के बारे में भी देखा समझा होगा कि अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जितनी भी परिस्थितियाँ हैं, उन्होंने अपने निबंधों में उसको जगह दी है और बड़ा ही व्यंग्यात्मक ढंग से उसको लिखा है। और जब भी इनके निबंधों को आप पढ़ेंगे तो कभी आपको बोर होने का मौका नहीं मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब मुझे कभी पढ़ाई से ऊब होती थी तो एक बार हरिशंकर परसाई की निबंध संग्रह को जरूर मैं देखता था और चुनिंदा निबंधों को पढ़ने की कोशिश करता था। तो आप जानते हैं कि मैंने बताया भी कि हरिशंकर परसाई पर ग्रंथावली भी निकल चुकी है जो कि 6 खंडों में है। उसके तीसरे चौथे में निबंधों के बारे में संकलित किया गया है। अगले निबंधकार के बारे में चर्चा करें तो उनका नाम है श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल वही राग दरबारी उपन्यास के लिए फेमस है। और राग दरबारी जिन्होंने पढ़ा होगा तो तुरंत इनकी एक खास विशेषता, व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं श्रीलाल शुक्ल। इनके कुछ निबंध हैं, अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल, खबरों की जुगाली आदि कई निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। अपने निबंधों में श्रीलाल शुक्ल ने आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर चुटकी लेने और चिकोटी काटने की शैली में व्यंग किया है। चुटकी और चिकोटी, दो शब्द देख रहे हैं, ये अनुभूत करने वाले शब्द हैं। व्यंग का दायरा विस्तृत है, बौद्धिक बारीकियों से युक्त होने के कारण आपका व्यंग एक खास तरह के पाठक की मांग करता है। आपके व्यंग लेखन की एक विशेषता यह है कि आप किसी भी गद्य विधा को व्यंग गर्भित बना देते हैं, यहाँ तक कि आपका यात्रावृत्त भी व्यंग लेख बन जाता है। तो श्रीलाल शुक्ल के निबंधों की जो केंद्रीय विषय वस्तु है वो है व्यंग। और बाकी जो भी निबंध है उनको ध्यान में रखें। अंगद का पाँव कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इम्पॉर्टेंट है। अगले जो निबंधकार हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नामवर सिंह का नाम यहाँ पर आ रहा है। नामवर सिंह प्रगतिवादी समीक्षक के तौर पर प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन इन्होंने निबंध के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है। आपके आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह बकलम खुद, जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ था, इसके बाद क्रमशः आपका आलोचक रूप उभरता गया और सहज रागमयी आत्मव्यंजना की प्रवृत्ति दबती गई। यूँ तो आपके समीक्षात्मक निबंधों में भी एक प्रकार की निजता विद्यमान है, किंतु चिंतन, मनन, विचार विश्लेषण तथा स्वपक्ष प्रतिपादन की वाद शैली की प्रधानता के कारण आत्मव्यंजना का वह आकर्षण समाप्त हो गया जो बकलम खुद में था। इधर आपके समीक्षात्मक निबंधों का एक संग्रह वाद विवाद संवाद कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखिए। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें आपने समकालीन भाषा, साहित्य और आलोचना कर्म की बुनियादी चिंताओं पर अत्यंत बारीकी से विचार किया है। ये विचार अवसर से उद्भूत होने के कारण विच्छिन्न चिंतन ही है, इसीलिए ये निबंध की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते।
स्वयं लेखक के शब्दों में यानी कि नामवर सिंह लिखते हैं कि वाद विवाद संवाद मेरे पिछले 25 वर्षों में लिखे हुए निबंधों का अंश मात्र है। विश्वास है शेष निबंध भी शीघ्र ही संकलित होकर प्रकाशित होंगे। तो आशीष त्रिपाठी के संपादन में कई पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। उम्मीद है कि आप लोग अगर अपडेट होंगे नई किताबों से तो उन किताबों का नाम आपके ज़हन में होगा। वैसे अलग से हम नामवर सिंह की लेटेस्ट किताबों पर भी चर्चा कर सकते हैं। नामवर सिंह के बाद हिंदी निबंध में जो नाम आ रहा है उनका नाम है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और लगभग सभी पाठ्यक्रमों में शामिल रहते हैं और परीक्षा में एक सवाल इनसे जरूर आता है। विद्यानिवास मिश्र को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद उनकी परंपरा को विकसित करने वाले एक आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। उनके व्यक्तित्व में संस्कृत साहित्य की अभिजात रस चेतना, आधुनिक भावबोध एवं लोक जीवन की स्वच्छंद प्राणमयी रसधारा का अद्भुत सामंजस्य है। अब तक उनके 4 दर्जन से अधिक निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस निबंधकार के 4 दर्जन यानी कि लगभग 50 के आसपास में निबंध संग्रह प्रकाशित हों तो वो कितना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कठिन साबित हो सकता है। कई बार इनके निबंधों का क्रम पूछ लिया जाता है, शीर्षक पूछ लिया जाता है, प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है, कई डायमेंशनल तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो विद्यानिवास मिश्र को परीक्षा के एक दिन पहले रिपीट करके जाने की ज़रूरत है। अगर बात करें इनके निबंधों पर तो 1953 में उनका पहला निबंध संग्रह चितवन की छां प्रकाशित हुआ था। तो दिमाग में रखिए कि इनका 50 निबंध संग्रहों में सबसे पहला जो निबंध संग्रह है चितवन की छां है, जो कि 1953 में प्रकाशित हुआ। उसकी भूमिका में विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है कि वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। मेरी मान्यताओं का वही शाश्वत आधार है। मैं रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहता और न जमीन के ऊपर बने रूंधे तालाबों में छपकोरी खेलना चाहता हूँ। भारतीय भावधारा के स्नातक होने के कारण मिश्र जी को उन विचारधाराओं और चिंतन पद्धतियों से बराबर टकराना पड़ा है जो भारतीयता को प्रदूषित करती रही हैं। मिश्र जी के निबंध इसी टकराहट की उपज हैं। अन्य निबंधों के बारे में चर्चा करें तो हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने शील पहुँचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बोन निहारी, निज मुख मुकुर, ब्रह्मानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से, अस्मिता के लिए, संचारिणी कई बार पूछा जा चुका है, अंगद की नियत, लागी रंग हरी, गांव का मन, नैरंतर्य और चुनौती, शेफाली झर रही भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, भाव पुरुष श्री कृष्ण, सो अहम ये भी एग्जाम में आ चुका है, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दुईरे दीना, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, शिरीष की याद आई, ये इंपॉर्टेंट निबंध कई बार एग्जाम में आ चुका है, भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, तंत्र कला और आस्वाद, लोक और लोक का स्वर, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप विमर्श, रथ यात्रा, गांधी का करुण रस, जसुदा के नंदन, थोड़ी सी जगह, साहित्य सरोकार, कितने मोर्चे आदि आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए तो मैंने पढ़ दिया, लेकिन परीक्षा के एक दिन पहले इन सारे निबंधों को एक बार आपको देख कर जाना पड़ेगा। जो भी थोड़ा सा चमत्कृत कर देने वाला टॉपिक है, शीर्षक है, उसको आप अपने दिमाग में रखिए। बाकी ऑप्शंस के आधार पर इसका सही जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। अगले जो निबंधकार हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती, जिन्होंने कि अंधायुग जैसे कालजयी नाटक की रचना की, लेकिन इन्होंने निबंध विधा में भी अपने हाथ आजमाए हैं। इनके कुल 5 निबंध संग्रह मिलते हैं, जिसमें पहला है ठेले पर हिमालय, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका प्रकाशन सन 1958 ईस्वी में हुआ। पश्यंती ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। कहानी अनकहानी ये भी इंपॉर्टेंट निबंध। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, आदि प्रकाशित हैं। तो एक तरीके से धर्मवीर भारती के जितने भी निबंध हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम इन्होंने लिखा है, 5 संग्रह ही हैं, लेकिन 5 संग्रह घुमा फिरा कर परीक्षाओं में आते रहे हैं। देखते हैं कि
एक इनका निबंध ज़्यादातर परीक्षा में और पूछा जाता है, मानव मूल्य और साहित्य, खूब पूछा जाता है परीक्षा में। उनके आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। ठेले पर हिमालय में यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्द चित्र, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग, रूपक, श्रद्धांजलि आदि अनेक गद्य विधाओं में लिखी रचनाएं संकलित हैं। तो ठेले पर हिमालय पूछ लिया जाता है कि किस विधा का है, तो ये निबंध है। अगला जो निबंध है पश्यंती, इसमें संकलित निबंध भारती के व्यापक अध्ययन, मौलिक विवेचन एवं विवेकपूर्ण साहित्यिक समझदारी के साक्षी हैं। इसमें भारती ने नवलेखन की समस्याओं और आधुनिकतावादी आंदोलनों पर तो विचार किया ही, अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया है। तो एक तरीके से जो बच्चे रिसर्च करना चाह रहे हैं और आलोचना को समझना चाह रहे हैं, तो धर्मवीर भारती के जो भी निबंध हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है। अगला जो निबंध है कहानी अनकहानी के निबंध व्यंग्यात्मक है। वस्तुतः यह समय समय पर धर्मयुग के लिए लिखी गई टिप्पणियाँ हैं। धर्मयुग जिसका प्रकाशन मुंबई से हुआ करता था और धर्मवीर भारती इससे जुड़े थे, और उसमें ये टिप्पणी के तौर पर कभी कभी लिखते थे, बाद में उसको कहानी अनकहानी नाम से संकलित कर लिया गया है। तो कहानी अनकहानी निबंध विधा के अंतर्गत है। आगे है कि इनमें अनेक सामयिक महत्व के प्रश्नों और विसंगतियों पर मीठी चुटकी लेने के अंदाज में व्यंग किया गया है। अंतिम दो कृतियों में मुख्यतः छिजते हुए मानवीय मूल्यों के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। वस्तुतः धर्मवीर भारती मानव विवेक में आस्था रखने वाले साहित्यकार हैं। उनके निबंधों में भी उनका यही व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। धर्मवीर भारती के बाद जिनका नाम आ रहा है विवेकी राय। विवेकी राय से भी प्रायः सवाल बन जाते हैं। विवेकी राय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर भारत के बदलते हुए गाँवों की संक्रांति चेतना के समर्पित शिल्पी हैं। इससे पहले हमने जब चर्चा की थी तो रामदर्श मिश्र का नाम आया था, जिन्होंने गांव को केंद्र में रखा था, और यहाँ पर विवेकी राय का नाम आ रहा है। इन्होंने भी गांव के अंदर जो संक्रांति है या संक्रमणकालीन स्थितियाँ हैं, उनको इन्होंने केंद्रीय विषय वस्तु बनाया है अपने निबंधों का। कुछ निबंध हैं, उन पर बात कर लेते हैं। किसानों का देश, गाँव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। जुलूस रुका है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गवई गंध गुलाब, नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं है, आस्था और चिंतन, जगत तपोवन सो कियो, वन तुलसी की गंध, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, यह निबंध पूछा जा चुका है। जीवन अज्ञात का गणित है, उठ जाग मुसाफिर फिर से, ये इनके सुपरिचित निबंध संग्रह हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि सन 2000 के आसपास के जितने भी निबंध हैं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो प्रवक्ता इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनका तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, उनको सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर बात करें निबंधों पर, तो शैली की दृष्टि से जुलूस रुका है रिपोर्टाज है, गवई गंध गुलाब रेखाचित्र के अधिक निकट जान पड़ता है। तो देखिए निबंधों में भी कैटेगराइजेशन दिखाई पड़ रहा है आपको कि है जुलूस रुका है तो निबंध विधा में है, लेकिन रिपोर्टाज के निकट है, और गवई गंध गुलाब रेखाचित्र के अधिक निकट है। आस्था और चिंतन के निबंध समीक्षात्मक है। विवेकी राय ने आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत गांवों की सारी स्वस्थ परंपराओं के टूटने और सांस्कृतिक मूल्यों के विघटित होने की प्रक्रिया को बहुत गहराई से महसूस किया है। वे गांव के अदम्य जिजीविका के मूर्त रूप हैं, इसीलिए उनका मूल स्वर आशावादी है। जगत तपोवन सो कियो में उनका यह आशावाद जीवन की विजय का नैसर्गिक दस्तावेज बनकर उभरा है। वैसे अनेक अवसरों पर उन्होंने उदासी और घुटन का अनुभव भी किया है, किंतु मानव जीवन और मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी आस्था अविचल रही है। उनके निबंध उनकी इन्हीं मनोस्थितियों के साक्षी हैं, गवाह हैं। तो विवेकी राय को भी ध्यान में रखने की जरूरत है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगले जो निबंधकार हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह, जब आप विद्यापति नाम की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका जिक्र होता है। अवहट्ट की जब चर्चा की जाती है तो वहाँ पर शिव प्रसाद सिंह का अहम रोल रहा है। इसके अलावा इन्होंने कर्मनाशा की हार नाम से कहानी लिखी है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन निबंध के तौर पर निबंध, और इनके उपन्यास भी, नीला चाँद उपन्यास है जिसको कि पुरस्कृत भी किया गया है। तो शिव प्रसाद सिंह को हम इस लेक्चर में एक निबंधकार के रूप में देख रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा के ये निबंधकार हैं, एक तरीके से ललित निबंधकार हैं। इनके कुछ निबंध हैं, शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, खालिश मौज में, ये इंपॉर्टेंट निबंध कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये कुछ निबंध हैं शिव प्रसाद सिंह के। शिव प्रसाद सिंह अध्ययनशील रचनाकार माने जाते रहे हैं। उन्होंने देश विदेश के साहित्य का अनुशीलन किया है। उनके पास श्रेष्ठ निबंध लेखन के लिए आवश्यक सभी गुण
मौजूद हैं, जिसमें कि विद्वत्ता, फक्कड़पन, यायावरी वृत्ति, लोक कथा प्रेम, सूक्ष्म विचार शक्ति और गद्य काव्य की शैली विद्यमान है। उन्होंने अपने विवेक और अध्ययन के बल पर आधुनिक मनुष्य और उसकी समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया है। आज के मनुष्य के रूप के सामने ज्ञान विज्ञान का प्रखर आलोक है। अनेक दर्शनों एवं जीवन पद्धतियों द्वारा दिखाए गए बंधन और मुक्ति के मार्ग हैं। अनेक प्राचीन संस्कृतियों की धरोहर है। साथ ही दैनंदिन जीवन की अनेक भौतिक समस्याएं और आपाधापी है। शिव प्रसाद सिंह ने इन सब के बीच गुजरते अपना रास्ता स्वयं तय किया। उनकी चिंता का विषय मनुष्य, उसकी स्वतंत्रता और मानवीय मूल्य है। उनकी दृष्टि है कि असल स्वाधीनता मनुष्य की स्वाभाविक अस्तित्वमूलक विशेषता है। यह कभी विभाजित नहीं होती, कभी धर्म, राष्ट्र या संस्कृति आदि की मामूली सीमाओं से घेरी नहीं जा सकती। इस स्वाधीनता के सैलाब को मजहब या राष्ट्रीय एकता के नाम पर कुचला नहीं जा सकता और इसलिए हर मनुष्य का यह स्वधर्म है कि मनुष्यता की इस अविभाज्य आत्मिक मांग को पूरा समर्थन दें। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि जितनी भी पंक्तियाँ हैं वर्तमान समय में काफ़ी प्रासंगिक यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। शिव प्रसाद सिंह का संबंध काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एक साहित्यकारों की का माहौल जो था उसका भी प्रभाव इन पर है। इनका जो फेमस निबंध है खालिस मौज में हो, चाहे कुछ कहने या न कहने सकने की बात है। असमंजसपूर्ण मन स्थिति में उन्हें चिंता मानव मूल्यों के आदि स्रोत के अन्वेषण और पहचान की ही रहती है। उन्होंने नमन भी उन्हीं महापुरुषों को किया है जिन्होंने मनुष्य के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने को उत्सर्ग कर दिया। वे ये मानते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व दिक्कालबद्ध है। वो भौतिक जगत का ही एक प्राणी है, किंतु यह भौतिक जगत उतना ही नहीं जितना इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। इससे परे भी बहुत कुछ रहस्यमय और अज्ञेय है। मानव जीवन की परिधि व्यक्त और गोचर तक सीमित ही नहीं है, वह बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी ज्ञान साधना को चुनौती देता हुआ रहस्य लोक में झिलमिला रहा है। शिव प्रसाद सिंह मनुष्य को उसकी पूरी व्याप्ति में पहचानने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने अपना एक निजी रचना शिल्प भी विकसित किया। अनेक प्रकार की ज्ञात अज्ञात सूचनाओं, नवीन व्याख्याओं, मार्मिक संकेतों और कथात्मक संस्पर्शों से समृद्ध उनकी निबंध शैली अत्यंत प्रभावी और आकर्षक है। तो आपने देखा कि शिव प्रसाद सिंह के निबंधों के केंद्र में है मनुष्य और मनुष्यता। इसके बाद जो अगले निबंधकार हैं उनका नाम है केशव चंद्र वर्मा। इन्होंने कुल 3 निबंध लिखे हैं, जिस निबंध संग्रह इनके प्रकाशित हैं। मुर्गा छाप हीरो, अफलातूनों का शहर और बृहत्तरला का वक्तव्य उल्लेखनीय। हास्य व्यंग लेखक होने पर भी वर्मा जी की चिंता के विषय में जीवन मूल्यों का ह्रास है। उन्हें ऐसा लगता है कि आज की तथा कथित आधुनिकता सांस्कृतिक स्तर पर हमें खोखला कर रही है और वर्मा जी का लेखन इसी सांस्कृतिक ह्रास की चिंता से प्रेरित है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ये कम महत्वपूर्ण है, इनसे ज़्यादा सवाल उतना नहीं पूछा जाता है। अगर आप सभी निबंधकारों को अच्छे से जानते हैं तो विकल्प में इनसे संबंधित पूछे जाने वाले सवाल का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। अगले जो निबंधकार हैं काफ़ी फेमस विष्णुकांत शास्त्री, जो कि उत्तर प्रदेश के कभी राज्यपाल भी थे। विष्णुकांत शास्त्री मुख्यतः चिंतनशील समीक्षक हैं। उनके 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हैं, जिनके नाम है कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ विशिष्ट पक्ष प्रकाशित हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इनके निबंध जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चंदन की, कुछ कपूर की कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चिंतन मुद्रा भी पूछा जा चुका है। अनुचिंतन भी कई बार आ चुका है। तो इन सारे निबंधों को ध्यान में रखिए। देखा जाए तो शीर्षक देखकर पहले संग्रह को ललित निबंधों का संग्रह समझा जा सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। उपयुक्त तीनों ही संग्रह चिंतन परक और समीक्षात्मक है। शास्त्री जी साहित्य के गंभीर अध्येता और मर्मी समीक्षक हैं। उन्होंने अपने समीक्षात्मक निबंधों में कबीर से लेकर नवगीत तक की समीक्षा समान अधिकार से की है। शास्त्री जी का मूल्यांकन प्रायः आग्रह मुक्त है। उन्होंने जो कुछ कहा है पूरी तरह आत्मसात करके कहा, कभी अधकचरा पन मन से नहीं कहा है। जो भी कहा आत्मसात करके कहा, कभी भी अधकचरापन नहीं है उनमें। विषय प्रतिपादन की उनकी शैली इतनी स्वच्छ और प्रांजल है कि वह सहज ही पाठक को प्रभावित कर लेती है। शास्त्री जी आस्तिक चेतना के मूल्यवादी समीक्षक हैं। उन्हें चिंता इस बात को लेकर है कि आज के रचनाकार ने पारंपरिक मूल्यों को तो नकार दिया है, किंतु आस्था के किसी नए केंद्र या जीवन मूल्यों के किसी नए स्रोत का आविष्कार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अंधेरे में टटोलने की नियत ही एकमात्र विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में श्रेयस्कर नहीं मानी जा सकती है। तो विष्णुकांत शास्त्री की जो चिंता है एक अलग ढंग की है। अगले जो निबंधकार हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा वही हैं जो कि परिंदे कहानी लिखे थे और
नामवर सिंह ने उस परिंदे कहानी को हिंदी नई कहानी की प्रथम कहानी माना है। लेकिन निबंधकार के तौर पर देखें तो पश्चिम की तार्किक अंतर्दृष्टि और भारत की आस्था विश्वासमूलक अंतःचेतना से समृद्ध हिंदी के विरल विशिष्ट लेखक निर्मल वर्मा है। ज़्यादातर इनके जो भी साहित्य हैं वो सब यूरोप से प्रभावित हैं, पश्चिम के देशों से प्रभावित रहे, जिसमें कि निबंध, संस्मरण, यात्रावृत्त, डायरी, रिपोर्टाज आदि कई गद्य विधाओं को इन्होंने समृद्ध किया है। देखा जाए तो चीणों पर चांदनी और हर बारिश में उनके संस्मरणात्मक यात्रावृत्त हैं। शब्द और स्मृति कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चीणों की चांदनी भी पूछा जाता है। कला का जोखिम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ढलान से उतरते हुए भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में आदि, अंत और आराम, काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध, आदि, अंत और आराम अब तक प्रकाशित उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। तो कई बार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों से क्रम के अनुसार पूछ लिया जाता है और कई बार प्रकाशन इत्यादि पूछा जाता है, तो इनको ध्यान में रखिए। अपने निबंधों में निर्मल वर्मा ने अपने निबंधों में सृजन में सौंदर्य और नैतिकता, सृजन प्रक्रिया और मूल्यांकन, लेखक और समाज व्यवस्था, कला, मिथक और यथार्थ, परंपरा और इतिहास बोध, साहित्य में प्रासंगिकता का प्रश्न, रचना की जरूरत, कला और सृजन, कलाकृति और आलोचना की मर्यादा आदि विषयों पर नितांत मौलिक ढंग से विचार किया है। निर्मल वर्मा के व्यक्तित्व में पश्चिम और पूर्व का अद्भुत संश्लेषण, ठीक है। उन्होंने एक तरफ पश्चिम की तार्किक अंतर्दृष्टि से अपने देश की आस्थामूलक संस्कृति के तत्वों को देखा परखा और दूसरी तरफ भारतीय आस्थामूलक अंतःचेतना के आधार पर पश्चिम की तर्कमूलक आधुनिक सभ्यता के अंतर्विरोधों का भी अनुभव किया है। इसीलिए वे अपने को गैर आधुनिक कहना चाहते हैं, क्योंकि वे आधुनिकता की रूढ़ियों और फैशनों को शंका की दृष्टि से देखते हैं। निर्मल की चिंता का केंद्रीय विषय यह है कि आज कला एक ओर तो मनुष्य के कार्यकलाप से विगलित हो गई है और दूसरी तरफ कि वह अपनी स्वायत्त सत्ता कायम करने में भी असमर्थ रही है। इसी को वो कला का जोखिम मानते हैं, ठीक है। जो निबंध है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कला का जोखिम क्या है। इसमें संदेह नहीं कि निर्मल वर्मा ने अपने निबंधों में चिंतन का एक नूतन मार्ग प्रशस्त किया है। अपने चिंतन क्रम में निर्मल वर्मा यह अनुभव करते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपनी सशक्त और समृद्ध परंपरा और विशिष्ट अस्मिता से विच्छिन्न कर दिया है। परिणाम स्वरूप आज भारत का शिक्षित जन समुदाय संस्कृति, धर्म, ईश्वर, प्रकृति, आत्मन, स्वतंत्रता, सत्ता, परंपरा, कला, साहित्य, भाषा, समाज आदि शब्दों में निहित वास्तविक अभिप्रायों तथा भारतीय संस्कृति के संदर्भ में इनके अंतर संबंधों को भूलकर अपने ही देश में अजनबी बन गया है। श्री वर्मा की दृष्टि में आज हमारे सामने एक ही विकल्प शेष है कि हम विदेशी सत्ता के सांस्कृतिक हस्तक्षेप से अपने को मुक्त करें और अपनी परंपरा के टूटे बिखरे एवं विशृंखलित धागों को समेटकर उन्हें एक ऐसे पैटर्न में पुनर्नियोजित करें जो न तो अतीत की पुनरावृत्ति हो, न पश्चिम की अनुकृति हो, वरन वह एक ऐसी नवनिर्मित सांस्कृतिक सत्ता हो जो प्राचीन भारतीय परंपरा के आदर्शों से अनुप्राणित होकर यूरोप के अन्य को अपने आत्म में समाहित करे। श्री वर्मा की दृष्टि में महात्मा गांधी का रास्ता यही था। इसी रास्ते पर चलकर हमारी युवा पीढ़ी मुक्ति प्राप्त कर सकती है। निर्मल वर्मा ने अपने निबंधों के माध्यम से युवा पीढ़ी को फिर से सोचने की प्रेरणा दी है। हिंदी निबंध साहित्य में आज उनकी विरल विशिष्ट पहचान बन गई है। तो इतना लंबा व्याख्यान के बाद निर्मल वर्मा का जो भी निबंध लेखन रहा है वो इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा के एक दिन पहले आप इसको ज़रूर एक बार रिपीट करके जाएं। अगले जो निबंधकार हैं वो विद्यानिवास मिश्र की तरह ही हैं, कुबेरनाथ राय। इन्होंने भी काफ़ी निबंध लिखा। कुबेरनाथ राय भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरों को आधुनिक जीवन संदर्भ में व्याख्यायित करने वाले रसधर्मा ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रसधर्मा ललित निबंधकार। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे कहा जाता है, तो कुबेरनाथ राय है। आपने निबंध लेखन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है। आरंभ में आप माधुरी और विशाल भारत जैसे पत्रों में वैचारिक निबंध लिखते थे। बाद में धर्मवीर भारती से प्रोत्साहन प्राप्त कर ललित निबंध लिखने लगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक निबंधकार दूसरे निबंधकार से प्रभावित होकर भी कुछ यहाँ पर लेखन किए हैं। तो धर्मवीर भारती से प्रोत्साहन प्राप्त कर इन्होंने ललित निबंध लिखना शुरू किया। आपके लगभग 2 दर्जन निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। यानी कि ये विद्यानिवास मिश्र से थोड़े से पीछे चल रहे हैं। वो 4 दर्जन लिखे थे और ये 2 दर्जन लिखे हैं। फिर भी इन दोनों निबंधकारों के जो निबंध संग्रह हैं वो परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के लिए एड़ी चोटी लगाने पर मजबूर कर देते हैं। सन 1968 में प्रिया नीलकंठी नाम का
पहला निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ। हिंदी जगत में इसका खूब स्वागत हुआ। इसके बाद आपके क्रमशः रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणिपुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहत मास, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीरसागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव आदि महत्वपूर्ण निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध हैं उनका जो टाइटल है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन कुबेरनाथ राय जो हैं इनके निबंधों के टाइटल छोटे छोटे हैं, 2 शब्दों से मिलकर, जैसे निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, विषाद योग, गंधमादन। तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के याद कर सकते हैं। जैसे रस आखेटक हो गया, इस टाइप से जो छोटा शीर्षक है वो कुबेरनाथ राय का है। क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि परीक्षा में विकल्प के तौर पर विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय दोनों को साथ ही में जोड़कर रखा जाता है। कुबेरनाथ राय ने परंपरागत भारतीय जीवन और संस्कृति को आधुनिक दृष्टि से समझने देखने की चेष्टा प्रदान की। उन्होंने भारतीय चिंतन धारा के अतिरिक्त आधुनिक समाजवादी एवं अस्तित्ववादी विचारधाराओं का भी अध्ययन किया है। उनके दृष्टि में मार्क्सवादी समाजवाद प्रबल और स्थायी होने पर व्यवहार में अमलातांत्रिक समाजवाद बन जाता है। शुद्ध समाजवाद में प्रेम में प्रेस और साहित्य दोनों अमलातंत्र सरकारी नियंत्रण में रहता है। इसीलिए सारा देश ही एक कपाटबद्ध अवरुद्ध वाय का वध कक्ष बन जाता है। अस्तित्ववाद से बहुत दूर तक सहमत होते हुए भी वे स्वीकार करते हैं कि यह आसपास का असली बोध है। सद्य अनुभूतियों का सही बोध और विषाद का सही अनुभव देकर ही चुक जाता है। इस स्थिति से उबरने का कोई सशक्त सूत्र नहीं दे पाता। चिंतन के स्तर पर कुबेरनाथ राय देश के चिन्मय व्यक्तित्व के बाधाहीन मुक्त विकास को संभव बनाने वाले एक नए कर्मयोग की तलाश में विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति के मंथन एवं आधुनिक सारभूत चिंतन के तत्वों के व्यवहारिक परीक्षण के संश्लेषण से वे इस कर्मयोग के सूत्र को उपलब्ध कराना चाहते हैं। हिंदी के नए साहित्य के संबंध में आपकी धारणा है कि 1960 के बाद का हिंदी साहित्य निरंतर संस्कार विहीन, दोषशील और दुर्मुख होता गया, भाषिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से छिन्न भिन्न हो गया है, इसके मूल में है। यानी कि काफ़ी ये उदास हैं 1960 के बाद के जो निबंध लेखन है उस पर। भारतीय संस्कृति के अध्ययन क्रम में कुबेरनाथ राय ने लक्षित किया कि इसके विकास में आर्य एवं आर्येतर जातियों की मिलीजुली भूमिका रही है। आर्य संस्कृति के अनेक तत्व किरात निषाद संस्कृति के प्रभाव से विकसित हुए हैं। आगम दर्शन तथा सांख्य एवं योग की मौलिक धारणाओं के लिए हम किरात निषाद संस्कृति के ऋणी हैं। इसी प्रकार कामाख्या उपासना का मूल निषाद किरात संस्कृति में लक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बार बार किरात निषाद संस्कृति आ रही है, तो बस आप मोटे तौर पर ध्यान में रखिए कि कुबेरनाथ राय से संबंधित है। इधर आप बृहत्तर भारत अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति के अध्ययन में प्रवृत्त हुए थे। आपकी स्थापना है कि बृहत्तर भारत की संस्कृति के निर्माण में भी निषाद, मालव और नागवंशीय जातियों का योगदान है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कौन ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने कि निषाद, मालव और नागवंशीय जातियों को अपने निबंधों में स्थान दिया है। कुबेरनाथ राय ने। श्री राय आधुनिक सांस्कृतिक विकृतियों को देखते हुए भी निराश नहीं थे। वे अनुभव करते थे कि जब तक भारत भूमि के प्रति हमारे मन में मातृभाव शेष है, तब तक घोर सांस्कृतिक अंधकार में भी चेतना का प्रकाश हमारे मनोजगत को आलोकित करता रहेगा, क्योंकि भारत माता इस देश की पूंजीभूत सांस्कृतिक बौद्धिक ऊर्जा का नाम है। जब तक इस नित्य जागृत शक्ति में हमारी आस्था है, हमारा पथ ज्योतिर्मय है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में व्यक्तित्व व्यंजक एवं लालित्य विधायक तत्वों के साथ अनुशीलन एवं चिंतन परक तत्व भी दिखाई देते हैं। इनके ललित निबंधों में भी बीच बीच में शोध लब्ध तथ्य और उनकी पुनर्व्याख्या की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। प्राचीन मिथकों की नवीन सांस्कृतिक व्याख्या से भी आप प्रभावित करते हैं। लोक जीवन की सरसता, व्यापक साहित्य अनुशीलन से लब्ध विवेक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि की सजगता, दार्शनिक चिंतन एवं व्यावहारिक निर्णय के तत्वों ने मिलकर आपके निबंधों को समृद्ध बनाया है। निसंदेह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद ललित निबंधकारों में आपने हिंदी पाठक को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो एक तरीके से हमने विस्तृत रूप में कुबेरनाथ राय के निबंधों पर बात कर लिया और उनके विषय वस्तुओं के बारे में भी कुछ समझने की कोशिश की है। अगले जो निबंधकार हैं उनका नाम है कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र, मैं ऊपर चर्चा किया था कि जब भी मिश्र बंधु विनोद का नाम लिया जाता है और मिश्र बंधुओं की चर्चा की जाती है तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी तो मुख्य रूप से मिश्र बंधुओं का नाम है, लेकिन हमें भ्रमित करने के लिए परीक्षाओं में
कृष्ण बिहारी मिश्र का वहाँ पर यूज किया जाता है। तो निबंध से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कृष्ण बिहारी मिश्र से संबंधित। वैसे निबंधों पर बात करें तो कृष्ण बिहारी मिश्र ठेठ ग्रामीण चेतना के अत्यंत संवेदनशील रचनाकार हैं। अब तक उनके बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि, आंगन की तलाश आदि कई निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। अत्यंत संवेदनशील व्यक्तित्व और विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य चेतना के कारण व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकारों में उनकी अलग पहचान बन गई है। मिश्र जी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव में आने वाली मानसिक बदलाव को लेकर उदास हैं। वे देख रहे हैं कि गांव के रास्ते बदल गए। तो आपने देखा लगातार और रामदास मिश्र से गांव की शुरुआत हुई, फिर उसमें कुबेरनाथ राय, विद्या निवास मिश्र, फिर इसके बाद विवेकी राय के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम आ रहा है। प्रत्येक दरवाजे के सामने नए नए घेराव उन्हें अपरिचित बना रहे हैं। लोगों में श्रम रुचि का अभाव हो गया है। गांव का जीवन आस्था विहीन और खोखला होता जा रहा है। चारों ओर बेहया संस्कृति पनपती जा रही है। चारित्रिक दृष्टि की जगह घोर अवसरवादिता व्याप्त है। उनकी चिंता और बढ़ जाती है जब वे देखते हैं कि गाँव में नए मकान तो उठ रहे हैं, किंतु पुरानी दीवारों के साथ नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य ढहते जा रहे हैं। मिश्र जी को नई पीढ़ी के लिए नए आंगन की तलाश है। वे उसे नई सृजन चेतना, नवीन उदात्त मनोभूमि का अवदान देना चाहते हैं, किंतु लोक गति को देखकर बार बार उदास और चिंतित हो जाते हैं। इसके बावजूद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भांति उन्हें भी यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय लोक संस्कृति की पाताल भेदी जड़ें कभी भी उच्छिन्न नहीं हो सकती हैं। विजातीय प्रदूषण की सामयिक अंधड़ ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। आज की व्यावसायिक संस्कृति और तजन्य उपभोक्तावाद भारतीय लोक जीवन की चिरंतन रसधारा को मरुभूमि में परिवर्तित नहीं कर पाएगा। भविष्य की किसी के वश में नहीं है, कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, किंतु आशा की ज्योति कुछ दूर तक अंधकार का विनाश तो करती ही है। कुछ भी हो, रम्य शैली में लिखे गए मिश्र जी के व्यक्तित्व व्यंजक निबंध हमें टोकर यह तो कहते ही हैं कि अपने को बुद्धिजीवी मानने वाले मित्रों, आधुनिकता की आंधी में उड़ने के पहले देख लो, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा अत्यंत समृद्ध है। इसमें बहुत कुछ सहेजने, संजोने और साथ लेकर चलने योग्य है। अगले जो निबंधकार हैं उनका नाम है रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह नई पीढ़ी के प्रतिभा संपन्न निबंधकार हैं। इनके निबंधों में रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, शब्द निरंतर, पढ़ते पढ़ते, स्वाधीन इस देश में, स्वधर्म और कालगति, अगुन सगुन बीज आपके प्रसिद्ध निबंध हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से शब्द निरंतर कई बार पूछा जा चुका है। आड़ू का पेड़ भी पूछ लिया जाता है। शैतान के बहाने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अगुन सगुन बीज ये भी इंपॉर्टेंट है। निबंधों के संबंध में आपकी मान्यता है कि निबंध वह है जो हमें निबंधकार व्यक्ति के प्रति आकर्षित करे, उसके व्यक्ति से अंतर्गतता स्थापित करवाए, जो हमारे अंदर उस आदमी के मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षणता के प्रति जबरदस्त आसक्ति और कुतूहल पैदा कर दे। इसी मान्यता के आधार पर आप ललित निबंध को आत्मनिबंध कहना उचित समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ललित निबंध को आत्मनिबंध किसी ने कहा है, वो है रमेश चंद्र शाह। इसके बाद जो निबंधकार हैं इन पे भी काफ़ी लंबी यहाँ पर समीक्षा दी गई है किताब में, ठीक है। ये नई पीढ़ी की बात यहाँ पर है तो रमेश चंद्र शाह के अलावा रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली, गोपाल चतुर्वेदी आदि नई पीढ़ी के चंद चर्चित व्यंग्यकार हैं, ठीक है। हरिशंकर परसाई को इन सारे लोगों ने आगे बढ़ाया है। अगर रविन्द्रनाथ त्यागी की बात करें तो व्यंग्य रचनाओं की संख्या सबसे अधिक है इनकी। खुली धूप में नाव पर, भित्ति चित्र, मलिनाथ की परंपरा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कृष्ण वाहन की कथा ये भी पूछा जा चुका है। देवदार के पेड़ ये भी पूछा जा चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देवदार नाम से लिखा था, लेकिन यहाँ पर देवदार के पेड़ नाम से रविन्द्रनाथ त्यागी ने लिखा। शोक सभा, अतिथि कक्ष, सुंदर कली, फूलों वाले कैक्टस, ऋतु वर्णन, आत्मलेख, भद्र पुरुष, इस देश के लोग, पदयात्रा, पराजित पीढ़ी के नाम, विष्ट कन्या कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, देश विदेश की कथा, इतिहास का शव ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शुक्ल पक्ष, चंपाकली, भाद्र पक्ष की सांझ, लाल पीले फूल, पूरब खिले पलाश, कबूतर कौवे और तोते, एक चिरंतर कथा, यक्ष प्रश्न आदि आपके प्रकाशित निबंध संग्रह हैं। रविन्द्रनाथ त्यागी का अनुभव और अध्ययन विस्तृत है। समाज के विविध वर्गों की जीवन स्थितियों और उनकी विसंगतियों को उन्होंने अच्छी तरह से पहचाना है, इसीलिए इनके निबंधों का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। अगर देखा जाए तो इनका जो निबंध है लाल पीले फूल,
के एक निबंध दिवाली फिर आ गई का उपसंहार लिखते हुए कहते हैं कि देश में जो अंधकार फैला है वह अमावस्या के अंधकार से कहीं ज़्यादा ठोस है। सूची वैद्य तमोभी देश के आधे नेता मंत्री हैं और उनमें से आधे मंत्री भ्रष्ट हैं। एक प्रदेश के एक मंत्री हत्यारा होने के संदेह में मंत्रिमंडल से कल निकाले गए। मुख्यमंत्रियों ने अपने महल खड़े कर लिए हैं जिनमें हर रात दिवाली मनाई जाती है। तो एक तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाया अपने निबंधों के माध्यम से। अगले जो निबंधकार हैं उनका नाम है शरद जोशी। शरद जोशी को भी व्यंग्यकार निबंधकार के रूप में जाना जाता है। शरद जोशी की यथासंभव जीप पर सवार झलियाँ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलस्म, दूसरी सतह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान में रखिए। यत्र तत्र सर्वत्र कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नदी में खड़ा कवि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जा चुका है। घाव करे गंभीर, ये इंपॉर्टेंट निबंध। ओट ले दरिया में डाल आदि निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। मौजूदा राजनीति और उससे पोषित अफसरशाही के कारनामों के चलते आज जो लूट खसोट और भ्रष्टाचार का माहौल बना है उसने व्यंग्यकारों के लिए अच्छी खासी जमीन तैयार कर दी है। शरद जोशी प्रतिभा संपन्न व्यंग्यकार हैं। वे साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में विसंगतियों को चुनते हैं, उन पर चोट भी करते हैं, किंतु परसाई की भांति खतरा नहीं उठाते हैं। तो परसाई इसीलिए परसाई के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगले जो कुछ रचनाकार हैं, निबंधकार हैं, जिसमें कि नाम आ रहा है सुदर्शन मजीठिया और नरेंद्र कोहली। इन्होंने भी व्यंग्य प्रधान रचनाओं को किया है। सुदर्शन मजीठिया के जो निबंध संग्रह है इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी से, डिस्को कल्चर आदि प्रमुख है। और नरेंद्र कोहली इसी परंपरा में है। उन्होंने लिखा एक और लाल तिकोन, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रासदियाँ, परेशानियाँ, किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र का गणित, आत्मरक्षा का अधिकार आदि महत्वपूर्ण निबंध हैं। ठीक है, और इन दोनों निबंधकारों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत इनके निबंधों में दिखाई पड़ता है। दोनों ही अनुभव करते हैं कि आज का पूरा जीवन विकृतियों और विडंबनाओं से भरा है, किंतु सुदर्शन मजीठिया में तल्खी कुछ अधिक है और नरेंद्र कोहली थोड़ा सा उनसे नम्र दिखाई पड़ते हैं। व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में इधर गोपाल चतुर्वेदी का नाम भी लिया जाता है। उनके कुछ निबंध हैं अफसर की मौत, धूम की वापसी, खंभों के खेल, फाइल पड़ी पड़ी, दांत में फंसी कुर्सी, गंगा से गटर तक, राम झरोखा बैठ के, नैतिकता की लंगड़ी दौड़, भारत और भैंस, फार्म हाउस के लोग आदि महत्वपूर्ण इनके निबंध हैं। इसके अलावा है जुगाड़पुर से जुगाड़, कुर्सीपुर का कबीर, आदमी और गिद्ध, खड़ी खोटी, दूध का धुला लोकतंत्र, निर्लज समय के आसपास, सत्तापुर के नकटे, पत्थर फेंको सुखी रहो आदि इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। देख रहे हैं आप कि कुछ इन निबंधों के जो शीर्षक हैं ऐसे लग रहा है कि टीवी सीरियल या धारावाहिक के लिए सब लिखे गए हों। जुगाड़पुर के जुगाड़, या फिर कुर्सीपुर का कबीर, ठीक है, या सत्तापुर के नकटे, इस टाइप के। तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आगे के कुछ और निबंधकार हैं जिनमें कि ज्ञान चतुर्वेदी का नाम लिया जा सकता है। इनके कुल 9 निबंध संग्रह शामिल हैं, जिसमें दंगे में मुर्गा, प्रेत कथा, विषात विछी है, खामोश नंगे हमाम में, जो घर फूके, अलग, प्रत्यंचा, 12 खड़ी, रंदा आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे निबंध क्या हैं कि 2000 के बाद के हैं। तो जो 2000 के आसपास के हैं उनको आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी करने वालों के लिए। अगले जो निबंधकार हैं हरीश नवल, इनका कुल 8 व्यंग्य निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसमें है बागपत के खरबूजे, माफिया जिंदाबाद, दिल्ली चढ़ी पहाड़, पीली छत पर काला निशान, दीनानाथ के हाथ, वाया पेरिस आया गांधीवाद, निराला की गली में, अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय आदि प्रमुख इनके निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा प्रेम जन्मेजय ने भी निबंधों को लिखा है राजधानी में गंवार, कौन कुटिल खलकामी, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, क्योंकि मैं झूठ बोलता था, लीला चालू आहे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार के सैनिक आदि व्यंग्यपरक निबंध हैं इनके। सुशील सिद्धार्थ, ये आप देख रहे हैं कुछ कुछ नए नाम आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। अब तक इनके कुल 5 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। नारद की चिंता, मालिश महापुराण, हाशिए का राग, राग लंतरानी तथा आखेट इनका प्रमुख निबंध है। अगर व्यंग्य रचनाकारों से अलग हिंदी निबंध रचना के क्षेत्र में पिछले वर्षों कुछ नई प्रतिभाएं सामने आई हैं, जिसमें कि नाम है विश्वनाथ प्रसाद, राम मोहन शास्त्री, दरवेश सिंह, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, माता प्रसाद त्रिपाठी, महेंद्र नाथ पांडे, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, श्री राम परिहार, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, उमेश प्रसाद सिंह आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसमें से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के कुल 3 निबंध संग्रह हैं। आम आदमी की लालटेन, चौरे का दिया,
काला ज्योति मुकुट मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। रामावत शास्त्री के निबंध हैं डायरी के उड़ते पृष्ठ, बूझत श्याम कौन तू गोरी और काश फूल गए, प्रकाशित महत्वपूर्ण निबंध हैं। इसके बाद दरवेश सिंह के कुछ निबंध संग्रह हैं जिसमें है कि भाव चिंतन, विजन वन की सूर्यमुखी, ये 2 इंपॉर्टेंट इनके निबंध संग्रह हैं। माता प्रसाद त्रिपाठी ने भी प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व ये विद्वान थे। अब तक इनके 2 निबंध संग्रह हैं, शब्द और धरती तथा राग और रंग और राग। महेंद्रनाथ पांडे के भी कुछ निबंध हैं, मैं और मेरी छाया महत्वपूर्ण इनका निबंध संग्रह है। श्याम सुंदर दुबे ने भी 4 निबंध संग्रह प्रकाशित किए हैं, काल मृगया, निषाद बांसुरी की टेक, कोई खिड़की इसी दीवार से, लोक आख्यान परंपरा और परिदृश्य इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। और नर्मदा उपाध्याय ने भी कई सारे निबंध लिखे हैं जिसमें कि एक भोर जुगनू की, अंधेरे के आलोक पुत्र, नदी तुम बोलती क्यों हो, फिर फूले पलाश तुम, सुनो देवता, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 1-2 बार आ चुका है। प्रभास की सीपियाँ, बैठे हैं आस लिए, परदेश के पेड़, अस्ताचल के सूर्य, तुम नहीं दिखे नगाधिराज, चिंगारी की विरासत आदि इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। उमेश प्रसाद सिंह ने भी 5 निबंध संग्रह लिखे। बच्चों को सिर्फ गणित पढ़ाइए, हवा कुछ कह रही है, नदी सूखे नेरी सदी में, भारत की नई राष्ट्रभाषा, मैं तुम्हारा पता नहीं जानता, रास्ते फिसल रहे हैं। श्री राम परिहार ने भी कई निबंध लिखे हैं जिसमें कि आँच अलाव की, अंधेरे से उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, ठिठके पंख पाखुरी पर रसवंती, बोलो तो, झरते फूल हर श्रृंगार के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध एग्जाम में एक बार आ चुका है। हंसा कहो पुरातन बात, संस्कृत ली सरीला नर्मदा, ठीक है, भय के बीच भरोसा, परंपरा का पुनराख्यान, इंपॉर्टेंट इनके निबंध संग्रह हैं। अब अष्टभुजा प्रसाद शुक्ला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर निबंधकार जिन्होंने कि मिठौआ नाम से एक निबंध लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पानी पर पटकथा इनका प्रमुख निबंध संग्रह है। तो मिठौआ को ध्यान में रखिए, 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है। तो एक तरीके से हमने इस लेक्चर में हिंदी रचना के क्षेत्र में नई पुरानी पीढ़ी के अनेक रचनाकारों के बारे में देखा, जो कि अब लगभग सारे हमारे समय में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज की है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन इसको कवर करना था और इस तरीके से निबंध विधा का यहाँ खात्मा होता है। अब हम बात करेंगे आलोचना विधा में। तो पूरा जितना भी निबंध पे मैंने वीडियो बनाया आप देख लीजिए, उस पर हम एक दिन प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो कमेंट्स कर बताइए कि आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक